देखिए, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे इसमें। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू चेंज इन एंथैल्पी की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और एंथैल्पी चेंज आप लोग पता है, अगर रिएक्शन के लिए लगा रहे हैं एंथैल्पी चेंज तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से। ये सब आप जानते हैं, मैं मेन मुद्दे पर आगे चल रहा हूँ। सोचो, अच्छा, लिखने का तरीका देख लीजिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन को, अभी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन ही चल रहा है आपका, इंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ए प्लस बी प्लस एक्स किलो कैलोरी, इधर ही लिख दिया। मतलब देखो, एनर्जी हम दे रहे हैं, एक्स किलो कैलोरी एनर्जी इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको, एक्स किलो कैलोरी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, सी प्लस डी प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है। या अगर मैं एक्स किलो कैलोरी को इक्वल के इधर लिखना चाहूँगा तो ए प्लस बी सी प्लस डी माइनस एक्स किलो कैलोरी, ये क्यू के फॉर्म में लिखा है, माइनस एक्स किलो कैलोरी हो जाएगा। या अगर डेल्टा एंथैल्पी के चेंज के टर्म में लिखना चाहें, डेल्टा एच के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स किलो कैलोरी हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है, एंथैल्पी चेंज इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का इनका तरीका हो गया, सब आप जानते हैं पहले से। हाँ, इनके कुछ रिएक्शन है, देख लीजिए एग्जांपल। डिसोसिएशन रिएक्शन जिसमें एक से दो हो रहे हैं, टूटने वाले रिएक्शन क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। फेज ट्रांजिशन वाले रिएक्शन जैसे हो गया आपका फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। वेपराइजेशन, जब लिक्विड से वेपर बन जाता है उसको वेपराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाता है तो उसको सब्लिमेशन रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आपके कैसे होते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, इंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सब देख लीजिए, आप जानते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना। अभी न्यूमेरिकल जहाँ पोर्शन आएगा वहाँ पर हम करेंगे, समझाएंगे, बस ये देखते जाइए बस खाली। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसके लिए डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या होती है, प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी आप जानते थे, बस इतना याद रखना कि एंथैल्पी किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान है। अब इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखिए कैसे है। इसमें क्या करना आपको, एक्स ए प्लस बी सी प्लस डी एक्स किलो कैलोरी है ना, एक्स किलो इतनी हीट क्या हो रही है, निकल रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक। अब इसको हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स किलो कैलोरी। ये सब लिखने का बस तरीका है। इसी को अगर हम किस फॉर्म में लिख दें, इसी को अगर हम एंथैल्पी के फॉर्म में लिख दें तो ये देखिए माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो तीनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कंबर्सन रिएक्शन की अगर हम बात करें, मतलब ये कंबर्सन रिएक्शन कैसे होते हैं आपके, कंबर्सन रिएक्शन कैसा होता है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे किसी को जलाना है, जैसे कार्ब C+O2 क्या बनाता है, CO2, ये कौन सा रिएक्शन है, कंबर्सन रिएक्शन है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ एक्सीजन में जलाते हैं तो वो भी कंबर्सन रिएक्शन है। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, एसिड और बेस के बीच होने वाला रिएक्शन कैसा कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो भी कौन सा रिएक्शन, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकलती है।
फॉर्मेशन, कहीं पर कुछ चीज़ बनता है, ज़्यादातर देख सुन लो, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। फॉर्मेशन रिएक्शन, देखो कहीं पर किसी को ब्रेक कर रहे थे, तोड़ रहे थे, इसमें कंपेयर कीजिए आप लोग डिसोसिएशन रिएक्शन। देखिए इसका एग्जांपल होता है जैसे PCl5, आपने इसे डिसोशिएट करके क्या बनाया, PCl3 + Cl2 बनाया था। देखो 1 से 2 तोड़ रहे हो नहीं तोड़ रहे हो, तोड़ने में एनर्जी लगती है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल था, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल था। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, क्योंकि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको PCl5 को 2 भागों में तोड़ रहे हैं, तोड़ने में एनर्जी लगती है। इंडोथर्मिक जनरली ऐसा ही होता है। डिसोसिएशन रिएक्शन वाले क्या होते हैं, इंडोथर्मिक होते हैं। लेकिन उसका देखिए फॉर्मेशन रिएक्शन कहाँ गया, हाँ ये देखिए जनरली जो फॉर्मेशन वाले रिएक्शन होते हैं, फॉर्मेशन वाले रिएक्शन ये कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक, जिसमें कुछ फॉर्म होता है ना। देखिए जब फॉर्मेशन रिएक्शन जैसे कुछ बना, जिसमें कुछ देखिए जनरली फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। जैसे आपको बनाना C+O2, तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो इसमें देखो जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। CO2 देखो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो कहीं पर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जनरली एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो ये रिएक्शन जनरली कैसा है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जनरली फॉर्मेशन वाले रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ये देखिए एक्सेप्शन फॉर फॉर्मेशन रिएक्शन, ये देखिए, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे सल्फर है और दो सल्फर, ये गल मिसप्रिंट है, यहाँ पर कार्बन है, ये यहाँ पर क्या है आपका, ये कार्बन है। कार्बन और सल्फर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड बना रहा है। तो यह रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, होना चाहिए एक्सोथर्मिक, देखो जुड़ रहा है ना। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होते हैं, ये रिएक्शन आपको इंडोथर्मिक होते हैं। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे आप N2 और Cl2 का देख लीजिए, N2 और Cl2 मिलकर NCl3 बनाते हैं। तो ये भी देखिए फॉर्मेशन ही हो रहा है, तो इसलिए, लेकिन ये भी रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक है। 4 रिएक्शन आपको अलग से याद करना पड़ेगा। N2 के साथ अगर कोई ऑक्सीजन है, ऑक्साइड बनाता है, कोई भी ऑक्साइड बनाता है, जैसे NO बना रहा है, N2O बना रहा है, NO2 बना रहा है, N2O4 बना रहा है, ये सारे रिएक्शन कैसे होते हैं आपके, इंडोथर्मिक होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। जैसे O2 के साथ F2 भी बना रहा है, OF2 या O2F2, ये भी रिएक्शन आपको कैसा होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, इसकी देख लीजिए कोई की पॉइंट, इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ कंडीशंस आर नॉट गिवन, अगर कोई कंडीशन दिया नहीं है, देन इंथैल्पी चेंज इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। अगर कुछ भी कंडीशन नहीं दिया, बस बोल दिया कि इसका इंथैल्पी इतना है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं, तो हम उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज मान सकते हैं, मान के लेके चलना है, न्यूमेरिकल ऐसे ही लगाना है। ये सब आगे भी काम आएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना रहेगा 1 ATM, तो उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन मान लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इफ़, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, कह रहा है इफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट, आल्सो मल्टीप्लाइड द कोफिशिएंट। समझाता हूँ इसको, देखिए इसमें क्या है आपका, H2 गैस है, हाफ O2 गैस है, ठीक है, H2O लिक्विड बन रहा है, ठीक है, बन गया, रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए इंथैल्पी चेंज जो निकाला गया है वो कितना आया है, -285 किलोजूल पर मोल, ठीक है, इसके लिए इंथैल्पी चेंज इतना आया। अब इस रिएक्शन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से देखो 2H2 बन गया, O2 बन गया, 2H2 बन गया।
तो हमने पूरे इक्वेशन में कितने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 2 से, तो इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा उसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ध्यान देना, जितने कोफिशिएंट्स में मल्टीप्लाई किया सब में उन इंथैल्पी चेंज में भी उतने से मल्टीप्लाई करना होता। अगर हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, ठीक है, अगर हमने रिवर्स करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया है, देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रिमेन सेम, तो उसकी इंथैल्पी चेंज जो होती है सेम रहती है, डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन साइन बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे समझाता हूँ, देखिए इस रिएक्शन में देखिए H2 है, हाफ O2 है, H2O लिक्विड बना रहा है, इसके लिए इंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, ये देखिए माइनस में आ रहा है, तो प्रोसेस का एक्सोथर्मिक है, इतना एनर्जी निकल गया, ठीक है ना, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख रहा हूँ, देखो H2 को इधर कर दिया, H2 प्लस हाफ O2, देखो रिवर्स कर दिया, अब इसके लिए इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक्सोथर्मिक था, तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, क्या हो जाएगा, ये इंडोथर्मिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जानते थे। अब यहाँ से आपका हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अब धीरे धीरे हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चलिए हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हीट ऑफ रिएक्शन उसको बोलते सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई भी आपका रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लगी या कितनी एनर्जी रिलीज हुई। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड कंप्लीटली रिएक्टेड। सुन लीजिए, पहली बात, कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें कितना इंथैल्पी का चेंज आता है, मतलब कितनी इंथैल्पी उसमें लगी या कितनी एनर्जी उसमें से रिलीज हुई, कितनी इंथैल्पी रिलीज हुई। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी से, यहाँ पर हम इंथैल्पी टर्म एस को पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी। लेकिन याद रखना कि ये फार्मूला तभी लगेगा जब ये बैलेंस इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है इसमें, याद, यही सबसे बड़ी बात है। अगर बैलेंस इक्वेशन है तभी हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी चेंज की बात कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर H2 प्लस हाफ O2 और क्या बना रहा है, H2O गैस बना रहा है, तो क्या इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है। देख लीजिए, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, बैलेंस हो जाएगा। क्या यहाँ पर इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लगा, देखिए H2O2 H2O बना रहा है, यहाँ पर इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, देख रहे हैं, इस साइड में आपका ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, देखिए 2 ऑक्सीजन है। तो क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं लगेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, H2 प्लस H2O2, ये देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पर भी आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इस तो आप पहले जानते हो कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ये भी आप जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द, अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या होते हैं, देख लीजिए क्या क्या होते हैं। पहला क्या है आपका, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट का मतलब वही, अगर जितने से आपने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है, कोफिशिएंट के साथ ही लिखना है। देख लीजिए, जैसे कि रिएक्शन है H2 हाफ O2, क्या बना रहा है भाई, H2O गैस बना रहा है। इसके लिए इंथैल्पी कितना लिखा रहा है, डेल्टा H1 मान लेते हैं, -6 किलो कैलोरी पर मोल लिखा हुआ है।
अब इसी क्वेश्चन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि हल बता चुका। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर 2h2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बड़ा 2h2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका वो 2 बन जाएगा, यहाँ 2h2 बन जाएगा। अब इसके लिए इंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंथैल्पी चेंज क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, इसका x था, इसका अगर x था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया, हो गया। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है। इफ़ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड ए कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट से जितनी बार मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई द कोफिशिएंट, तो उसको भी हम कोफिशिएंट से जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंथैल्पी चेंज में भी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट फैक्टर आता है हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल से समझ लीजिए, किसी रिएक्शन को कराने में जितनी हीट लगती है या जितनी हीट इवाल्व होती है, निकलती है, उसी को बोलते हैं रिएक्शन के में चेंज होना, रिएक्शन होने में जितनी इंथैल्पी का चेंज आता है, जितनी एनर्जी लगती है या इवाल्व निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। तो फिजिकल स्टेट भी जो होता है वो भी चेंज करता है। फिजिकल स्टेट क्या, जैसे ये देखिए H2 हाफ O2 से H2 हाफ O2 से क्या बन रहा है, H2O लिक्विड ही तो बन रहा है, और इसके लिए कितनी इंथैल्पी चेंज आ रही है, देखो माइनस कितनी हीट निकल रही है, कितनी माइनस, मतलब निकल माइनस इसलिए तो लगा हीट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 285.8 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। अब इसी को हमने क्या कर दिया, इस H2O लिक्विड की जगह क्या कर दिया, H2O गैस कर दिया, H2O गैस कर दिया। तो देखिए भैया इसका 285 था, अभी कितना हो गया 242 किलो जूल, देख रहे हैं ना, अब थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बस कहने का मतलब है फिजिकल स्टेट पर भी इंथैल्पी चेंज पर डिपेंड करता है। लिक्विड स्टेट में था तो अलग था, गैस में हो गया तो अलग हो गया। बस कहने का मतलब ये है कि इंथैल्पी चेंज आपका चेंज होता है, फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर देखिए एलोट्रॉपिक फॉर्म। देखो एलोट्रॉपिक फॉर्म, फिजिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए आपने क्या ले रखा है, ग्रेफाइट, कार्बन के जानते हो एलोट्रॉप, एक ग्रेफाइट है, डायमंड भी है। तो ग्रेफाइट अगर आपने लिया है O2 के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बन रहा है आपका CO2 बन रहा है। इसके लिए इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना, माइनस इतनी हीट निकल रही है, ठीक है, ठीक है। वहीं आपने ग्रेफाइट की जगह क्या ले लिया, डायमंड ले लिया, कार्बन डायमंड ले लिया, तो देखिए कितनी, यहाँ पर कितना था 393.5, और यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 399.5 आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम एलोट्रॉप लेते हैं तो डिफरेंट एलोट्रॉप का इंथैल्पी चेंज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन इज नोन, इसके क्या बोलते हैं, किरचॉफ इक्वेशन के द्वारा समझते हैं, किरचॉफ ने दिया था, इसका बस याद कर लेना है आपको। देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर पर हम बात करें तो ये देखिए इसको क्या लिखा है, स्पेसिफिक मोलर, हम लिखा है ना मोलर हीट कैपेसिटी, आपने पढ़ाया हो, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। पर अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर बात करें तो इसलिए CP लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर। इसका फार्मूला क्या होता है, इंथैल्पी चेंज एट T2 टेम्परेचर माइनस इंथैल्पी चेंज T1 टेम्परेचर, ठीक है, T2 माइनस T1। एक मिनट, तो देखिए किरचॉफ इक्वेशन में क्या होता है, किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेल्टा CP मतलब स्पेसिफिक, M मतलब मोलर, हीट कैपेसिटी, P मतलब क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए क्या फार्मूला क्या है, बस फार्मूला याद करना है कि क्या डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन T2 माइनस T1, मतलब क्या है इसका, इंथैल्पी चेंज एट T2 टेम्परेचर माइनस इंथैल्पी चेंज एट T1 टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1। ये फार्मूला को याद ही कर लेना, ये याद कर लेना। हाँ, केमिकल इक्वेशन के लिए यही वाला देखिए, अगर आपको क्या निकालना है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कैसे करेंगे हम लोग, फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये देखिए दिया ही है, बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए आगे,
दूसरा क्या आता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम को देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे डेल्टा सी वी एम। एम मतलब मोलर हो गया, वी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फार्मूला क्या है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, इंथैल्पी चेंज एट T2 टेम्परेचर माइनस इंथैल्पी चेंज एट T1 टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये भी आप याद ही करना है। डेल्टा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसी जैसा है। ये था आपका कांस्टेंट प्रेशर पर, ये आपका क्या था कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, ये फैक्टर है, बस देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपका धीरे धीरे शुरू होगा रिएक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो जो अभी हमने पढ़ा इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, अब उसी के टाइप हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है। तो इंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन एक ही है, मतलब कि रिएक्शन के दौरान कितनी हीट कंज्यूम हो रही है या रिलीज हो रही है, उसी को हीट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। उसी को हम डिफरेंट रूप पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। सो पहला क्या है आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी। हीट बोलूँ या इंथैल्पी बोलूँ, आपको एक ही समझना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए कैसा होता है। ये कैसा होता है, डेल्टा एच एफ या डेल्टा एफ एच। अब होता क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या करना है, 1 मोल सब्सटेंस आपको बनाना है, 1 मोल सब्सटेंस आपको बनाना है। देख 1 मोल सब्सटेंस आपको बनाना है, जैसे H2 बनाना है, तो H2 का कितना मोल बनाना है, वो ये 1 मोल बनाना, H2 का 1 मोल बनाना, 1 मोल कहाँ से बनाना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बनाना है। जैसे ये हाइड्रोजन से, वाटर किससे बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो उसी से बनाना है, 1 मोल बनाना। ये चीज़ ना, यहाँ 1 मोल बनाना मस्ट है अभी तो। लेकिन वो जो जिससे बनाना, जिस एलिमेंट से, वो एलिमेंट किस स्टेट में होने चाहिए, मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं, उसी से बनाना है। देखिए ना, इसमें देख लीजिए, इट इज़ द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट अबंडेंट naturally occurring form or in their standard and stable form, also called reference state। तो जिससे बनाना, जैसे मान ली हाइड्रोजन किस स्टेट में मिलता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है। तो ये देखिए, तो क्या यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट लगा है, हाँ यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लगा है। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ, यहाँ पर देखिए HNO3 का 1 मोल बनाना, ठीक है बनाना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, H2 गैस फॉर्म में मिलता है, सही बात है। N2 भी गैस फॉर्म में, सही लिखा है, और O2 भी क्या है, गैस फॉर्म में। तो इनके ये जो बन रहा है HNO3 का 1 मोल बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में वो मिलते हैं उसी फॉर्म में। देखिए जैसे आपका क्या NaOH बनाना है, NaOH का कितना मोल बनाना है, 1 मोल बनाना है, NaOH का 1 मोल बनाना है। कहाँ से बनाना है, सोडियम किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। H2 गैस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, NaOH का बोल के। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ लगेगा, 3 ओम लगेगा, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होता है, तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे कार्बन का क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, सल्फर का रोम्बिक सल्फर होता है, या इधर की लिस्ट दिया है, यहाँ देखिए, ये रहा, तो हाँ ये रहा, ये देखिए। जैसे एलिमेंट कार्बन का जो रेफरेंस स्टेट होता है, रेफरेंस स्टेट का मतलब मोर स्टेबल स्टेट। जैसे कार्बन का क्या है, ग्रेफाइट है। सल्फर का क्या होता है, रोम्बिक सल्फर एसेट जो होता है। फास्फोरस का P4 लेते हैं। ऑक्सीजन का O2 गैस लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या लेते हैं, H2 गैस लेते हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो Br2 का लिक्विड लेंगे। मेटल जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं।
किसको छोड़ करके, Hg लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इन्हीं से बनाना है आपको, क्या बनाना है, प्रोडक्ट के 1 मोल बनाने हैं, इन कंस्टिट्यूएंट इनके मोस्ट स्टेबल फॉर्म से बनाने हैं। तो यहाँ पर जो हीट, तो एक चीज़ और जान लीजिए कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, वो एक्जोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्जोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी, दोनों हो सकते हैं। ठीक, अभी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, एक थोड़ा सा पहले और डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ईज वाला हीट अप तो कन्वर्सन, ठीक है, रहने। हाँ चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। पहले रुकिए और पढ़ लेते हैं, इसमें कहाँ गया। हाँ, और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कैलकुलेशन ऑफ ही इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन करना। तो भैया देखिए इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन दिया है A + B गिव C + D। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो क्या होता है, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये याद रखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। इसमें 3 फार्मूले बताऊंगा, उन तीनों पर बस 3 ही याद रखना है। इसमें से पहला आपका है, अगर इंथैल्पी के टर्म में है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, जैसे अगर मुझे लिखना है इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना हो तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कौन है, C + D है, तो कैसे लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, C प्लस अच्छा है कोफिशिएंट के साथ लिखना, अगर इसका कोफिशिएंट C है तो इसमें C का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, प्लस क्या, हाँ प्लस देखिए D है तो इसका कोफिशिएंट D है तो D से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, D इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, D। उसके बाद देखिए माइनस इंथैल्पी A से मल्टीप्लाई करो, A इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस कोफिशिएंट कितना है B से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या B। तो ये देखिए इस तरीके से इसका ये बन गया। तो इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा, ये तो बस फार्मूला लिखने का तरीका है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन मींस टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 29 केल्विन, जानते ही हो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HF0। ये देखिए नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया है। इफ़ नो कंडीशन इज गिवन, कोई कंडीशन दिया ही नहीं है तो वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। भी पहले बताया था ना, अगर कुछ भी नहीं दिया तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलना है। और एक सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखिए ये न्यूमेरिकल में आएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ऑल द एलिमेंट्स इन स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन टू बी 0। अच्छा, जैसे कार्बन ग्रेफाइट लिख दिया, कार्बन ग्रेफाइट, इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा भैया, 0। जैसे सल्फर लिख दिया, सल्फर ऐसे रोम्बिक सल्फर लिख दिया, इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 0। जैसे O2 गैसियस फॉर्म में है, लिख दिया, इसका अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अगर नहीं दिया है तो इन लोगों का जो भी आपने इसी दिखा था, ये जो दिखे ना, इन सब का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन सब का क्या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल में करेंगे तब क्लियरिटी आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग सोचते हैं इसका दिया नहीं तो लगेगा कैसे। चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सिंस इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सिंस इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट इज टेकन एज जीरो, द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है सिंस इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स, जो कोई एलिमेंट होता है इन देयर नेचुरल स्टेट, उसका भैया इन सब का अगर नेचुरल स्टेट में बात करूँ या मोस्ट स्टेबल स्टेट में बात करूँ या स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करूँ, क्या होता है? जीरो होता है। सही बात बोला। वही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा है। ये तो एलिमेंट था ना, ये तो ये देखिए ना, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है ना, एलिमेंट की बात कर रहा है। तो एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? जीरो। लेकिन क्या कंपाउंड का भी जीरो होगा? नहीं। CO2 का जैसे आपसे पूछ ले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या इसका इंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो होगा? नहीं होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, मैंने बताया ना। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो भैया इट्स ऑलवेज नेगेटिव, नहीं। पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं। मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, यही इसका आंसर आएगा। ये जीरो तो एलिमेंट का होता है ना, कंपाउंड का थोड़ी ना होता है। CO2 का थोड़ी ना जीरो होगा, कंपाउंड का थोड़ी ना होगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन इज गिवन। ठीक है, दे रखा है भैया, अमोनिया के फॉर्मेशन का इंथैल्पी दे रखा है। ठीक है, पर मोल। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट वैल्यू अप्लाई। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट वैल्यू अप्लाई, किस पर हम वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो अमोनिया का देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, ये देखिए अमोनिया का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मोल बन रहा है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में होता है तो गैसेस फॉर्म में अमोनिया बन भी रहा है। ठीक है, किससे बन रहा है? H2 गैस से बन रहा है, ये भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। N2 गैस से बन रहा है, ये भी इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, तो इसका आंसर तो यही मुझे लग रहा है, यही हो जाएगा। दूसरा देख लेता हूँ, ये गैस फॉर्म में। ठीक है, 1 मोल है, इसका भी इसका तो 1 मोल था ही, इसका भी तो 1 मोल है। अमोनिया का भी कितना है? 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिखा है? ये मिल गया। नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिखा है? यहाँ पर देखिए देखिए, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिखा है? नाइट्रोजन आपका यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एटम फॉर्म में। क्या ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोस्ट स्टेबल होता है? N2 फॉर्म में होता है। N2 फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है, इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? N2 है। देखिए ना, कहाँ गया नाइट्रोजन? N2 फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें मिस है, N2 फॉर्म में मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका, हाँ यहाँ पर देखिए इसका 2 मोल बनना, हमने कितनी बात किया था? 1 मोल बनाना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या बताता है? प्रोडक्ट बनाना, उसको कितने मोल बनाना है? यहाँ पर 2 मोल बनाना, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। चौथा देखिए, इसका 1 मोल लग रहा है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अमोनिया जनरली गैस फॉर्म में होता है, यहाँ पर लिक्विड दे रखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 क्या कह रहा है? एक बार खुद से पढ़ के बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग वीडियो को रोक करके देख करके बना के समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, देख लिए होंगे। अब देखते हैं आगे। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। कह रहे इसमें से कौन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन करेगा? देखिए पहला, ठीक है भैया, इसमें क्या कर रहा है? इसका कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। मीथेन गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किससे बन रहा है? H2 गैस से बन रहा है। ओह, ये गड़बड़ कर दिया। कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ना कि डायमंड होता है। देखिए ना, कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है?
ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या दिया है यहाँ पर आपका डायमंड दिया, इसलिए पहला आंसर तो नहीं होगा। कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। दूसरा क्या देगा, देखिए कार्बन ग्रेफाइट दिया है, H2 गैस दिया है, और ये देखिए 1 मोल इसका A1 मोल बन रहा है, A1 कोई डाउट नहीं, ये सही है आपका। एंथैल्पी फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखिए डायमंड दिया था तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर ग्रेफाइट दिया था लेकिन हाइड्रोजन देखो एटम फॉर्म में, ये देखिए ना एटम फॉर्म में, ये नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, H2 होना चाहिए था, इसलिए ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, सही आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसको बनाइए। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए कौन सा डिफाइन करेगा, वो उस पहले जैसा ही क्वेश्चन है आपका लगभग। देखिए कार्बन इस CO2 का कितना मोल बना रहा है, 1 मोल बना रहा है, ठीक है, 1 मोल बना रहा है एंथैल्पी। किससे बना रहा है, O2 गैस से बना रहा है, ठीक है भैया। हाँ ये गलती कर दिया, डायमंड से बना रहा है, डायमंड नहीं भैया, ग्रेफाइट। कार्बन का मोस्ट स्टेबल या रेफरेंस फॉर्म या मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए HF लिक्विड फॉर्म में बनता है, सही है। HF जान लीजिए, HF किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, इसका 1 मोल बना रहा है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सही बात है। F2 गैस से बना रहा है, ठीक है, F2 गैस फॉर्म में, H2 गैस से बना रहा है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा क्यों नहीं हुआ देख लेते हैं, इसके देखिए 2 मोल बन रहा है तो इसलिए नहीं होगा यहाँ। ये देखिए CO2 का 1 मोल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट CO फॉर्म में, ये नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है ना, ये तो कंपाउंड हो गया, CO जुड़ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 तथा इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।